Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the kinetic model of matter. So before discussing the kinetic model of matter, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं मैटर क्या होता है। अब देखिए मैटर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन डिस्कस करें तो इट्स सेइंग दैट everything around us that has mass and takes some space that is called matter। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं अगर उनका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें तो दे आर कॉल्ड मैटर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मास, so there is always a confusing term related to the mass, that is weight। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन देम, या कहाँ पर मास होना चाहिए कहाँ पर वेट होना चाहिए। अब इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज समवेयर यू विल फाइंड डेफिनेशन ऑफ द मैटर। इट्स रिटन एज matter is anything which have some weight and takes space। मतलब अब हम देखते हैं कि मैटर के लिए मास का होना जरूरी है या फिर वेट का होना, मतलब दोनों में से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। सो नाउ फॉर दैट पर्पस अगर हम ये डिस्कस करें कि वेट क्या होता है तो देखिए वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड द वेट। दैट मीन्स कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे ले जाते हैं या ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे चला जाता है वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, सो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो इट मीन्स के उस पॉइंट पर उस जगह पे ऑब्जेक्ट का कोई वेट नहीं होगा बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट भी नहीं होगा। सो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो मैटर की डेफिनेशन है उसमें ऑब्जेक्ट का वेट का होना जरूरी है। मीन्स के डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि एनीथिंग विच हैज सम वेट एंड टेक सम स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में जहाँ पे उसका वेट नहीं है तो इस मीन्स के अब वो ऑब्जेक्ट इज नो मोर मैटर। ठीक है ना, इट मीन्स कि अब वो ऑब्जेक्ट मैटर नहीं रहा, कुछ हो गया बिकॉज अब उसका वेट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है जिस स्टेट में होता है मीन्स के ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाए वो उसका जो मीन्स के वो ऑब्जेक्ट मैटर ही ना रहे, वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, दैट मीन्स के मैटर के लिए ऑब्जेक्ट का वेट का होना ज़रूरी नहीं है बट उसके मास का होना जरूरी है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वेट और नॉट, बट इट्स नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम मास एंड इट मस्ट occupy some space, so that is called the matter। so this is the correct definition of matter। ठीक है, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग मैटर अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर इन आवर डेली लाइफ। ठीक है ना, अभी हमने कहा हमारे सराउंडिंग में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं अगर उनका कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं तो मैटर है। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द थिंग्स अराउंड अस विच आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, pillar, hammer, watch or different types of vehicles, they are all examples of matter। इसके अलावा मैटर की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? दीज आर मीन्स के इट कैन बी अ कॉफ़ी, इट कैन बी अ हॉट ड्रिंक, इट कैन बी अ मिल्क, इट कैन बी अ वाटर। सो दीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ मैटर। या फिर मैटर इस तरह भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्टीम, इट कैन बी एयर। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं दे आर ऑल्सो हैविंग सम मास और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं तो इट मीन्स के दे आर ऑल्सो मैटर। सो ये जो एग्जाम्पल्स हमने कंसीडर किए हैं बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स मैटर इज broadly or you can say commonly categorized into three states। मतलब ये जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किए हैं these examples can be categorized to three states। कौन कौन सी हैं वो स्टेट्स जो कि कॉमनली एग्जिस्टिंग स्टेट्स है मैटर की? दे आर सॉलिड्स, मीन्स के जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जांपल कंसीडर किए थे दे आर सॉलिड्स, उसके बाद जो हमने एग्जांपल कंसीडर किए दे आर लिक्विड्स, एंड फाइनली एट द एंड जब हमने स्टीम और गैसेस की बात की, एयर की बात की, सो दे आर कॉल्ड गैसेस। तो इट मीन्स के broadly or commonly matter can exist in these three states, solids, liquid और gases। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो मैटर होता है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। मतलब कोई भी मैटर है वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। सो कोई भी मैटर होगा वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस,
it's composed of, it's made of the tiny particles, and these tiny particles are called atoms and molecules. मतलब कोई भी मैटर होगा, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, इट इज मेड ऑफ द सम काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट एटम, एटम जो होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सब्सटेंस, लेट्स से यू हैव अ रॉक और व्हाटसएवर, सो इफ यू स्टार्ट ब्रेकिंग दैट रॉक, आप उसको ब्रेक डाउन करते जाएं, आप उसको इतना ब्रेक डाउन कर लें कि फर्दर उसको ब्रेक करना पॉसिबल ना हो। इट मीन्स कि नाउ यू आर हैविंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, दैट इज कॉल्ड एटम। और इस एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि देयर इज अ सेंटर ऑफ एटम which is called nucleus, and there are some orbits around it, that nucleus, ठीक है। now there are three subatomic particles of the atom, they are called electron, proton और न्यूट्रॉन, ठीक है। these are called as subatomic particles। अब ये जो subatomic particles होते हैं, out of these three particles, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। मीन्स के ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जो एटम का सेंटर होता है, वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। whereas electrons are revolving across this nucleus, so this is the basic structure of an atom। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम्स। मतलब अगर एक एटम, एक से ज़्यादा एटम जब ज्वाइन होते हैं, सो दे मेक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक दिस वन, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के हमने स्टेट्स कंसीडर किए हैं, वो स्टेट्स हम किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। सो दे आर हैविंग, मींस के डिफरेंट सब्सटेंसेस आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं उसका टाइप, उसकी स्टेट, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर कैन हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी काइंड्स की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या तो प्रॉपर्टीज जो उसकी होंगी दे आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब कोई भी मैटर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या तो वो केमिकल हो सकती हैं या फिर फिजिकल। अब हम देखते हैं कि ऑन विच बेसिस वी डिसाइड कि कौन सी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होगी और कौन सी फिजिकल होगी। सो फॉर दैट पर्पस हमने ये देखना है कि अगर जो प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में अगर हम कोई चेंज लाएं, या उस प्रॉपर्टी की वजह से मैटर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही। आइडेंटिटी का मतलब ये है, आप उस मैटर को स्टिल रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो कौन सा मैटर है, या उसमें चेंज आ गया, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि इसकी जो नॉर्मल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट क्या थी। सो अगर आप ये कर पा रहे हैं, मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ऑन अदर हैंड, अगर वो प्रॉपर्टीज जो कि वेरी कर रही है, मतलब उन प्रॉपर्टीज के चेंज होने से मैटर की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है, उसकी जो एक्चुअल जो आइडेंटिफिकेशन थी वो उसमें कोई चेंज आ रहा है, सो दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। उसमें कोई चेंज आ गया तो वो केमिकल होंगी, अगर वो स्टिल इट्स देयर इज नो चेंज इन दैट आइडेंटिटी, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स: reactivity, flammability, toxicity, ability to oxidize, and heat of combustion. These are the some properties which are called chemical properties. On other hand, अगर हम physical properties की बात करें, तो physical properties are further sub divided into two groups, ठीक है। कौन कौन सी groups हो सकती हैं? There are some physical properties, they are called intensive properties, and there are some physical properties, they are called extensive properties. सो अगेन अब हम देखते हैं कि हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होंगी और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होंगी। सो फॉर दैट पर्पस, अगर जो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब है कि उन प्रॉपर्टीज में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, अगर वो डिपेंड कर रहा है या वो मैटर कर रहा है, मीन्स कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। सो अगर ये चेंज हो रहा है
तो दैट मीन्स के या आप ये कहें कि वो प्रॉपर्टी अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक जनरल जो सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है, चाहे आप उसमें अमाउंट में कितनी भी वेरिएशन कर लें, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंज ना हो, मींस के दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्यू एग्जांपल्स के कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ आर मास, वेट एंड वॉल्यूम। So these are the properties which depend on the amount of substance, because अगर आप किसी सब्सटेंस का मास चेंज करेंगे तो डेफिनेटली अब मास रिलेट करता है अमाउंट के साथ, तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी क्वांटिटी के वेट में कोई वेरिएशन कर रहे हैं तो वेट अगेन डिपेंड्स ऑन द मास, तो उसमें भी चेंज हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। इसी तरह वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऑन अदर हैंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रही होती, दे आर जनरल फॉर द सब्सटेंस। जस्ट लाइक अगर हम डेंसिटी की बात करें तो देखिए डेंसिटी में आप लेट से आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करें, लेट से आप वाटर की बात करें, तो वाटर का अगर आप 1 किलोग्राम कंसीडर कर लें तो जो डेंसिटी उस 1 किलोग्राम की होगी, फिर चाहे आप वाटर का 100 किलोग्राम कंसीडर कर लें, स्टिल डेंसिटी सेम रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी। सो दैट मीन्स कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज को तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉमनली यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द शेप एंड वॉल्यूम, मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी है हम देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का शेप एंड वॉल्यूम किस तरह वेरी करता है, मीन्स के जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें शेप और वॉल्यूम किस तरह वेरी करता है। सो स्टार्टिंग विद द सॉलिड्स, तो देखिए सॉलिड्स में जो अगर हम सॉलिड्स के शेप और वॉल्यूम की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब ये एक नॉर्मल स्टेट में जो सॉलिड होता है उसका शेप और उसका वॉल्यूम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। नॉर्मल स्टेट का मतलब ये आप कोई एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज ना करें, तो एक नॉर्मल स्टेट में जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स रहता है, उसका वॉल्यूम भी, मीन्स कि आप सॉलिड को कहीं पे भी प्लेस कर दें उसके शेप में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगी और उसके वॉल्यूम में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगी। सेम लाइक इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में क्या होता है, इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है नॉर्मल स्टेट पे, लेकिन इनका जो शेप होता है इट्स नॉट फिक्स्ड। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे दे विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। इट मीन्स के जो लिक्विड का शेप होता है वो एक डेफिनेट या एक प्रॉपर शेप नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। इसी तरह जो गैसेस होती हैं, गैसेस का ना तो कोई प्रॉपर शेप होता है ना ही कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है। इट मीन्स कि आप गैस को जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं गैसेस वॉल्यूम भी उसी कंटेनर का ऑक्यूपाई कर लेती हैं और शेप भी उन्हीं उसी कंटेनर का ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो दैट मीन्स कि उनका कोई प्रॉपर शेप या वॉल्यूम नहीं होता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है विद इन एन ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या मूवमेंट होती है, वेदर दे आर एट रेस्ट या फिर वो मूव करें, अगर वो मूव करें तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन दे हैव। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अगेन स्टार्टिंग विद द सॉलिड्स, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग इन देयर फिक्स पोजिशंस। मतलब ये सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो जनरली इट लुक्स लाइक दैट सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट मूविंग, वो हमें रेस्ट में लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट रेस्ट, दे आर हैविंग अ वाइब्रेशन एट देयर फिक्स पोजीशन। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, अपनी जो उनकी पोजीशन है उससे मूव नहीं करते, बट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट दीज पोजीशंस। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मूविंग रैंडमली विद इन द लिक्विड, मीन्स के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते बट दे मूव कर रहे होते हैं रैंडमली विद इन द लिक्विड। जितनी लिक्विड सरफेस होती है उसके अंदर, लिक्विड लेवल होती है उसके अंदर, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं।
सिमिलरली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अगेन मूविंग रैंडमली बट एट वेरी फास्टर स्पीड्स। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी रैंडम मोशन होती है और वो फास्टर स्पीड के साथ थ्रू आउट द कंटेनर मूव कर रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विद इन द लिक्विड, लेकिन जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्रू आउट द कंटेनर रैंडमली फास्टर स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स किस तरह अरेंज्ड होते हैं। सो नाउ अगेन इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। आप देखें सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल है एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान बहुत कम स्पेसेस होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। नाउ अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न लाइक सॉलिड्स, दे आर इन अरेंज्ड इन अ रैंडम पैटर्न। और इस रैंडम पैटर्न के साथ उनके जो मीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैविंग सम स्पेसेस इन बिटवीन दैम। जिस तरह सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरह लिक्विड में नहीं होता। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सम स्पेसेस इन बिटवीन देम। ठीक है। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अगेन इन अ रैंडम पैटर्न और उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड। मतलब ये कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं बिकॉज गैस के जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट होल कंटेनर। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा थ्रू आउट द कंटेनर मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो दैट मीन्स के दे आर हैविंग द वाइडर स्पेसेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। Question is that which diagram represents the change in arrangement of the molecules in the solid as substance melts। मतलब आपने ये बताना है एक सॉलिड है अगर वो मेल्ट हो रहा है तो उसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में क्या वेरिएशन आएगी वो आपने बताना है। सो नाउ एज द इनिशियल स्टेट है सब्सटेंस की वो सॉलिड है, तो देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो दैट मीन्स के इट कैन बी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिकॉज इन दोनों में देखें जो इनिशियल स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स के वो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए। सो अब देखें जब सब्सटेंस मेल्ट होता है इट मीन्स के इट इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम पैटर्न, लेकिन उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो वाइडली स्पेस नहीं होते। देर आर दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो दैट मीन्स क्या अगर हम कंपेयर करें ए और बी को तो बी जो है इट्स रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस स्टेट। तो देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग अ वाइडर स्पेसेस, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द गैस स्टेट। सो जो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज ए। इट मीन्स के सॉलिड जब कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो इनके जो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट है उसमें ये इस तरह की कुछ वेरिएशन आएगी। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मतलब ये जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैविंग सम काइंड्स ऑफ फोर्सेस इन बिटवीन देम, सो दोज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में देखें सो इट्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग। यही रीज़न होता है मीन्स के सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन क्लोजली पैक्ड होने का रीज़न यही होता है कि दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब ये स्ट्रॉन्ग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है दे डोंट अलाउ दीज मॉलिक्यूल्स टू मूव। ठीक है ना, ये इनको मूव करने नहीं देती, दैट्स वाई दे आर पैक्ड टुगेदर। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स में बात करें तो दिस इज फेयर। अब यहाँ पर फेयर का मतलब ये होगा कि वो जो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स, बट वो इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं होती। मतलब एक मॉडरेट फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स में, जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन वो शेप को मेंटेन नहीं कर पाते। वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो शेप को मेंटेन कर पाए। मीन्स के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विद इन द लिक्विड मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह अगर हम गैसेस में बात करें तो दीज फोर्सेस आर वेरी मच वीक।
इसी वीक होने का जो रीज़न यही होता है, मीन्स के वीक होने की वजह से ही ये मॉलिक्यूल्स होते हैं थ्रू आउट द कंटेनर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. सो दिस इज हाउ दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी कंटेंट. नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ऑब्जेक्ट में तब आती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से, ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए ऑब्जेक्ट की मोशन का मतलब ये है, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट काइंड ऑफ मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, या आप ये कह लें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या मूवमेंट होती है, उनका क्या बिहेवियर होता है. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. सो ऑन दैट बेसिस अगर सब्सटेंस इटसेल्फ मूव करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल एनर्जी. मतलब उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, जब सब्सटेंस इटसेल्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है. बट अगर सब्सटेंस मूव नहीं कर रहा, सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई मोमेंट हो रही है, सो उस मोमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स के राइट नाउ ये जो एनर्जी कंटेंट है, काइनेटिक एनर्जी कंटेंट, दिस इज अबाउट द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कंटेंट. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह वेरी करती है. सो अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सो दिस इज वेरी लो. रीजन इज अगेन सेम कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाते, दे जस्ट वाइब्रेट. सो सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है. दैट्स वाई में जो इंटरनल एनर्जी कंटेंट होगा वो कम होगा. इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड्स में अगेन ये एनर्जी कंटेंट जो होता है एक मॉडरेट होता है. इट मीन्स कि ये सॉलिड्स की तरह बहुत कम नहीं होता, बिकॉज थोड़ा सा इससे ग्रेटर होता है. दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो विद इन द लिक्विड मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, सो दिस इंटरनल एनर्जी कंटेंट इज वेरी मच हाई. क्यों है वेरी मच हाई? बिकॉज गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन फ्रीली मूव विद इन द कंटेनर. तो अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स के दे विल हैव वेरी हाई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कंटेंट. सो दिस इज हाउ इनकी जो मॉलिक्यूल जो मोमेंट होती है इट लुक्स लाइक. तो आप देखें सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर जस्ट वाइब्रेटिंग, बहुत कम एनर्जी एनर्जी कंटेंट है. बट अगर आप लिक्विड्स और गैसेस को देखें, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जहाँ तक लिक्विड सरफेस है, विद इन दैट सरफेस मॉलिक्यूल्स कैन मूव रैंडमली. दैट मीन्स के दे हैव मोर एनर्जी कंटेंट एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स. बट अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग एट वेरी फास्टर स्पीड्स थ्रू आउट द कंटेनर. अगर ये फास्टर स्पीड थ्रू आउट द कंटेनर मूव करें, सो दैट मीन्स के दे विल हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ internal kinetic energy content. ठीक है. Now moving to the next property that is density. So before going to the that property पहले हम देख लेते हैं डेंसिटी होता है क्या है. तो डेंसिटी का मतलब ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब ये कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर किस सब्सटेंस का कितना मास आता है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. मतलब ये कि एक वॉल्यूम के अंदर किसी सब्सटेंस का स्मॉलर कम मास आ रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी. अगर उसी सेम वॉल्यूम के अंदर किसी और सब्सटेंस का ज़्यादा मास आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी. सो ऑन दैट बेसिस अगर हम जनरली डिस्कस करें, तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड. मीन्स के अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड कंसीडर कर लें तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज हाई. इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें, सो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड्स. तो सेम वॉल्यूम के अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स के अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे कंपेयर करें, तो लिक्विड विल हैव लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है दे आर लोअर एज कंपेयर टू द सॉलिड्स. इसी तरह गैसेस में बहुत ही लो होती हैं. रीजन अगेन सेम, गैसेस के मॉलिक्यूल दे आर वाइडली स्पेस्ड. तो एक सेम पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे कम होंगे, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है. नाउ ये जो कंपैरिजन है
दिस इज द जनरल कंपैरिजन, मींस के मोस्टली ये होता है कि सॉलिड्स की डेंसिटीज लिक्विड से ज़्यादा होती हैं, इसी तरह लिक्विड्स की डेंसिटीज गैसेस से ज़्यादा होती हैं। बट देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस जिसमें ये वेरिएशन, ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी वेरी करती है। किस तरह वेरी करती है, मीन्स के उन सब्सटेंस में क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में उन सब्सटेंस की डेंसिटी इट माइट बी पॉसिबल वो थोड़ी सी ग्रेटर होती है देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मोस्टली यही पैटर्न होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड्स, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें प्रॉपर्टी थोड़ी सी वेरी करती है। अब उन सब्सटेंस में जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द वाटर। अब आप देखिए वाटर को अगर आप कंपेयर करें आइस से, आइस इज अ solid form of water, that means के according to this property ice की जो density है that must be greater than the density of water because ice is a solid form और water a liquid form है। लेकिन actually ऐसा होता है कि जो water है it is having a greater density in liquid form as compared to the ice, means कि उसकी जो density है water की वो slightly greater होती है than the density of the ice, जिसकी वजह से, जिसका रीज़न ये होता है कि ice can float on the water। अब ये डेंसिटी ग्रेटर क्यों होती है, अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दैट, बट वो रीजन हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है ना, जब हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे फिर हम इजीली इस रीजन को डिस्कस कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आइस विच इज अ सॉलिड फॉर्म इट इज हैविंग अ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू द वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है अगर आप किसी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स कुछ टेम्परेली उसमें कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सो अगेन दिस कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड्स के उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस कितनी है, जितनी ज़्यादा स्पेसेस होंगी उतना ही उस सब्सटेंस को कंप्रेस करना इजी होगा। सो ऑन दैट बेसिस अगर हम सॉलिड्स को देखें, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, देयर आर वेरी लेस स्पेसेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से सॉलिड्स को कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सेम लाइक अगर हम लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगेन दे आर हैविंग स्लाइटर स्पेसेस इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, बट वो स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको ईजिली कंप्रेस कर दिया जाए। सो दैट मीन्स के लिक्विड्स आर अगेन वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें सॉलिड से कम डिफिकल्ट होंगे लेकिन स्टिल दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स दे आर वाइडली स्पेस्ड, तो वाइडली स्पेस होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसेस होने का मतलब ये उनको हम इजीली कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। नाउ ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं अगर इन प्रॉपर्टीज को हम समराइज करें, अब देखें हमने पहले प्रॉपर्टी वाइज डिस्कस किया था, अब इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम समराइज करें इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, सो दीज आर दिस इज द समरी। जस्ट लाइक अगर हम सॉलिड्स में देखें, सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, they have a fixed shape and volume and they cannot be compressed। ठीक है ना, so this is for मीन्स के फॉर योर गाइडेंस, अगर आप इसको इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो जस्ट यू कैन। ठीक है, दिस विल हेल्प यू आउट। इसी तरह सॉलिड्स लिक्विड्स की भी जो जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की एंड सेम फॉर द गैसेस। ठीक है, नाउ मूविंग कि देखें हमने ये डिस्कस किया है कि नॉर्मल स्टेट में सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या क्या बिहेवियर होता है। अब आप देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो व्हाट इफेक्ट वी कैन ऑब्जर्व ऑन द मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि अगर हम टेम्परेचर में कोई वेरिएशन कर लें, उन सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो उस टेम्परेचर के चेंज करने से जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स चाहे सॉलिड्स के हों, चाहे लिक्विड्स के हों, चाहे गैसेस के हों, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ मोशन। ठीक है ना, सो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर उस मोशन को किस तरह अफेक्ट करता है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने का जो सबसे फर्स्ट इफेक्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे गेन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अगेन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखें जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन। तो दैट मीन्स के वो मॉलिक्यूल्स
जब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो पहले से फास्टर स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंक्रीज होगी, उनकी स्पीड फास्टर होगी। तो दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, और जब वो फास्टर मूव करेंगे तो उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, वो वाइड होने लगेंगे, मीन्स के वो मॉलिक्यूल्स में दरमियान जो सेपरेशन है वो वाइड होने लगेगी बिकॉज ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल्स एट फास्टर स्पीड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। सो जस्ट कंसीडर कि दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, सो दिस इज अ नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देखें, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि देखें मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो पहले से फास्टर हो रही है, प्लस उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो वाइडर हो रही है, वो एक दूसरे से दूर दूर मूव करने स्टार्ट कर रहे हैं। सेम लाइक अगर इफ़ यू कीप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो ये मूवमेंट भी फास्टर हो रही है, प्लस इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो भी वाइडर हो रही है। सो अब इस इन स्पेसेस के वाइडर होने से एक चीज़ इट्स वेरी मच क्लियर कि देखें, जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करें तो उस हीट अप करने से सब्सटेंस का जो ओवरऑल वॉल्यूम है इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर मूव कर रहे हैं। नाउ जो वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट कि देखिए मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंपेयर करें तो मॉलिक्यूल के साइज में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, जितना साइज उनका नॉर्मल स्टेट में था उतना ही साइज टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी है। सो दैट मीन्स कि जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट अप करते हैं तो उस हीट अप करने का रिजल्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्टर होती है और उनका जो वॉल्यूम होता है ओवरऑल वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है, बट उनका जो मास होता है दैट रिमेन्स सेम, बिकॉज मास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है, उनका साइज में भी कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो इट मीन्स के जो ओवरऑल मास होगा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, या जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, ठीक है। साइज तो सेम है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो वॉल्यूम चेंज होने का एक और इफेक्ट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इस ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ गैस इन अ कंटेनर ऑफ ए फिक्स्ड वॉल्यूम इज हीटेड। एक गैस है जो कि जिस कंटेनर में फिल्ड है उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, ठीक है ना। नो इन दिस क्वेश्चन इट्स मेंशन कि आपने गैस एक कंटेनर में ले ली, तो देखें जब आप गैस कंटेनर में फिल करते हैं तो गैस क्या करती है, उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। सो दैट मीन्स के अगर कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड है, दैट मीन्स के गैस का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब आप ये कर रहे हैं उस सब्सटेंस को, उस गैस को हीट अप कर रहे हैं, तो आपने बताना है मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो देखें जब आप हीट अप कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के इंक्रीज करने का इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किया, ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे गैस के दे विल गेन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे इट मीन्स के उनकी जो मूवमेंट है वो पहले से फास्टर हो जाएगी। सो दैट मीन्स के जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे सो दे विल मूव फास्टर। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप एक ऑप्शन देखें इट इज सेइंग दैट मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके साइज में कोई वेरिएशन नहीं आता टेम्परेचर के चेंज करने से, ना तो वो साइज इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो सेम रहता है, सिर्फ ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द जो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं एक और इफेक्ट टेम्परेचर का। देखें अगर आप ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने से एक और प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। सो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, तो मास तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम के अंदर अगर वेरिएशन आ रही है तो वॉल्यूम के वेरिएशन की वजह से डेंसिटी में भी वेरिएशन आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं क्या वेरिएशन आएगी जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। सो
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, और मास के साथ डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है और वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेटेड। दैट मीन्स कि जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा फॉर द सेम मास, वहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस इज द केस, जब आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेम वे अगर आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, सो कूल डाउन करने का मतलब है आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑन दैट बेसिस आप टेम्परेचर को डेंसिटी से इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर एंड डेंसिटी दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी, जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगेन देयर इज वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोज द इनसाइड ऑफ a refrigerator. When the refrigerator is first switch on, what happens to the air near the cooling unit? मतलब ये, जब आप रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो इस कूलिंग यूनिट के सराउंडिंग में जो एयर होगी उस एयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो नाउ देखें, जब आप रेफ्रिजरेटर को स्विच ऑन करें, इट मीन्स के नाउ यू आर डिक्रीजिंग, या ये जो रेफ्रिजरेटर है इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। सो जो प्रॉपर्टीज़ हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने पे देखा था कि जो वेरिएशन आ रही थी, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी। किस तरह ऑपोजिट हो जाएंगी? देखें, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं, ठीक है ना, उनके दरमियान स्पेसेस इंक्रीज होती है, इट मीन्स के वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। तो सेम लाइक जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो दैट मीन्स के मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की भी। देखिए, ऑन हीटिंग या ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी एज वी कंक्लूडेड कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, बट यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स के डेंसिटी को क्या होना चाहिए? इट मस्ट इंक्रीज। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर एंड डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं आफ्टर डिस्कसिंग दीज प्रॉपर्टीज। देखिए, हमने जो बिहेवियर डिस्कस किया है मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी जो मोशन हमने ऑब्जर्व की। तो जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, उनकी मोशन बड़ी क्लियर है, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। बट जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। रिमेंबर दिस थिंग, लिक्विड्स और गैसेस को हम कलेक्टिव फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर इज अ काइंड ऑफ रैंडम मोशन। तो अब हम इस मोशन को थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं कि ये किस तरह की मोशन है। इज इट अ कंप्लीटली रैंडम और इज इट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ पैटर्न? ठीक है ना। अब ये जो मोशन है, दिस was first described by Scottish botanist Robert Brown. Robert Brown, as he was a botanist, so he was doing some kind of experiment on the pollen grain या तो pollen plant जो है, by immersing it into water he was doing some kind of experiment. तो जब वो experiment perform कर रहा था, means के that he was not doing some kind of observing the motion of these molecules, उसका कोई concern नहीं था motion से, he was doing some kind of other experiment. But as he was ऑब्जर्विंग दिस पोलिन ग्रैंड्स या पोलिन प्लांट जो है उनको उनका जो बिहेवियर है उनको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब उसने वाटर में उनको इमर्ज किया तो ही सरप्राइजिंगली ऑब्जर्व कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ ए रैंडम मोशन। बिकॉज जनरली अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में ले लेते हैं, किसी ग्लास में ले लेते हैं, किसी बीकर में ले लेते हैं, इट लुक्स लाइक दैट दे आर नॉट मूविंग, दे आर एट रेस्ट, ठीक है ना। बट जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करेंगे तो आप उनकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स के ही ऑब्जर्व्ड कि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर इज अ काइंड ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है ना। तो जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो ही गॉट कि देयर मस्ट बी सम मोर ऑब्जर्वेशन कि इनकी जो मूवमेंट होती है क्या है उसका बिहेवियर, ठीक है ना। तो फॉर दैट पर्पस ही performed that activity, worked on that task
कि उसको जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर की उसको उसने एनालाइज करने के लिए ही यूज्ड सम अदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जस्ट लाइक ही परफॉर्म फाइन डस्ट ऑफ रॉक्स, उसको उसने वाटर में इमर्ज किया और फिर उस डस्ट रॉक्स की जो मोमेंट थी सो उसको ऑब्जर्व किया, बिकॉज डस्ट रॉक की जो मोमेंट होगी दैट विल डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ वाटर। तो जब उसने ऑब्जर्व किया, जितनी भी उसने जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की, उसने ये कंक्लूड किया, उसने ये नोट डाउन किया कि उन सब के अंदर जो बिहेवियर ऑफ मोशन है वो सिमिलर है, मीन्स के दे आर मूविंग इन अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, जिसको हम रैंडम मोशन कह रहे थे। एक्चुअली दैट इज नॉट कंप्लीटली रैंडम, दैट इज फॉलोइंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दिस रॉबर्ट ब्राउन, इस ये जो पैटर्न है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न जो कि फ्लूइड्स में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में होता है, दैट काइंड ऑफ पैटर्न या दैट काइंड ऑफ मोशन जो है इट वाज नेम्ड एज अ ब्राउनियन मोशन, बिकॉज ये ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर की थी। सो ऑन दैट बेसिस दिस टाइप ऑफ मोशन जो कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट रैंडम मोशन, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, दैट मोशन इज कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन। मतलब लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन होती क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट्स एन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड ड्यू टू देयर कांस्टेंट कोलिजन विद अदर फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मींस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स और गैसेस के, वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं विद द नीबरिंग पार्टिकल्स, तो जिसकी वजह से उनके दरमियान एक अनकंट्रोल्ड या काइंड ऑफ रैंडम मोशन जनरेट होती है। कंप्लीटली रैंडम नहीं होती, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ये होती किस तरह है, जस्ट लाइक यू कैन सी, अब देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है विच इज रिप्रेजेंटेड एज ब्लू कलर और इसका साइज थोड़ा इनलार्ज है। तो ये इनलार्ज करने का मतलब ये इट्स जस्ट टू ऑब्जर्व कि ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी मोशन को ऑब्जर्व करें। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल जो है ये सेम साइज के होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल के साइज में कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक है ना। सो अब आप देखें ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली इसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, तो उस कोलिजन की वजह से इट इज फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर पाथ। सो जिस पाथ पे ये मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट जो होगी दैट इज कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन, और ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होती है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज गैस लॉस या फिर हम उसको कहते हैं गैस रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। सो इन दिस पार्ट या इन दिस topic we'll discuss three kinds of different relationships। कौन कौन सी relationships? First of all we'll see what is the relationship between pressure and volume for a gas। मतलब ये अगर आप किसी गैस को प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसके प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, दिस इज व्हाट यू टू ऑब्जर्व। इसके अलावा जो सेकंड रिलेशनशिप है दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, एंड थर्ड वन इज द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। इट मीन्स के वी हैव थ्री क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने इन तीनों का एक दूसरे से कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपैरिजन दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सो नाउ देर इज अ रूल फॉर द कंपैरिजन कि अगर आप किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करें देन इट्स नेसेसरी फॉर अ फेयर कंपैरिजन कि जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं आप उनको कांस्टेंट रखें, उनमें कोई चेंज ना हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू हैव अ फेयर कंपैरिजन। सो राइट नाउ वी आर कंपेयरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब है उस गैस के जो प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी हमने उनको कांस्टेंट रखना है। अब वो क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? मेन क्वांटिटीज है टेम्परेचर, हमने सेम टेम्परेचर पर ये कंपैरिजन करना है, बिकॉज जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वी जस्ट ऑब्जर्व कि टेम्परेचर के चेंज करने से मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो चेंज हो जाती है, तो इट माइट बी पॉसिबल वो इन कंपैरिजन के ऊपर अफेक्ट कर जाए। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर के अलावा जो आप गैस का मास कंसीडर करेंगे वो भी आपने सेम कंसीडर करना है, दैट्स ओनली देन यू विल बी हैव ए फेयर कंपैरिजन, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स कंसीडर कि आपने गैस को एक कंटेनर में फिल कर दिया और उस कंटेनर के ऊपर आपने पिस्टन लगा दिया। ये जो पिस्टन है इससे हम प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, बिकॉज हमने कंपैरिजन करना है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली हमें प्रेशर को वेरी करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस यू जस्ट पुट मूवेबल पिस्टन ओवर द दिस कंटेनर, ठीक है। अब देखिए गैस की प्रॉपर्टी ये होती है जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इन दिस केस जितना वॉल्यूम इस कंटेनर का होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का होगा। अब आप क्या करें, इस पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करें। जब आप इसको डाउनवर्ड पुश करेंगे तो एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। आप इसको पुश करने के लिए आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा।
सो देखें जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो अब जो गैस थी, बिकॉज इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अब वो गैस भी क्या हो जाएगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे। सो इस क्लोजर होने का मतलब ये है कि जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो प्रेशर के इंक्रीज करने से जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। सेम वे अगर आप इस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, मीन्स कि अगर आप इसको पिस्टन को रिलीज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो गैस का वॉल्यूम है वो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को या बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप चेंज नहीं करें, सो अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन फाइंड करें तो ये रिलेशन ये है कि टेम्परेचर अगर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और इसी तरह प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स के दे आर हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है दे आर इनवर्सली रिलेटेड, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डेवलप किया, इस इक्वेशन को हम थोड़ा फर्दर एनालाइज करते हैं, इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगी। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह है कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। सो नाउ दिस इज द रूल ऑफ फिजिक्स कि अगर आप कहीं पे भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे यू मस्ट यूज अ इक्वलिटी साइन, और इक्वलिटी साइन के साथ आपने कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब है वो क्वांटिटी जो कि चेंज नहीं हो रही, आपने वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सो लेट्स कंसीडर कि हम इस कांस्टेंट को एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। हम जनरली कहते हैं कि दिस इज द कांस्टेंट के। अब इस कांस्टेंट के की जगह पे आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स कि यू कैन टेक इट एज अ टेम्परेचर, बट हम एक जनरल कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं के, ठीक है। नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें फॉर द के, सो दैट के विल बिकम P means के प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो इट मीन्स के दिस कांस्टेंट के इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो अब आप देखें जब आप ने इनिशियली गैस को फिल कर दिया इन कंटेनर का, इस कंटेनर में, तो डेफिनेटली इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, और उस टाइम जो प्रेशर था इस पिस्टन का, लेट्स से दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस विद P1, और जो वॉल्यूम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करें V1 के साथ। अब जब आप प्रेशर को चेंज करें फ्रॉम P1 टू P2, सो उसके प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। सो जो वॉल्यूम इस P2 पर है उस वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V2 के साथ, ठीक है। दीज आर द सम वेरिएबल्स। सो अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद दीज टू कंडीशंस जहाँ पे हमने वेरिएशन की है, तो वी कैन से दैट दिस के इज इक्वल्स टू द इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम, और similarly this k can also be equal to the final pressure and final volume, because यहाँ पर भी product of pressure and volume है, यहाँ पर भी product and pressure and volume होगा, दोनों k के इक्वल होंगे। नाउ अब इन इक्वेशंस को अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज सेम, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में k आ रहा है, और राइट हैंड साइड में दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर किसी भी दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या कोई भी एक साइड सेम हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो भी, या जो रिमेनिंग साइड है वो भी सेम होगी। किस तरह सेम होगी, देखें प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 के इक्वल है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ P2 V2 भी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू अगर P1 V1 है तो k की वैल्यू P2 V2 भी है। दैट मीन्स के P1 मल्टीप्लाई बाय V1 या प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। तो इट मीन्स कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें या कंबाइन करें तो यू कैन से दैट initial pressure means the product of initial pressure and initial volume is equal to the product of final pressure and final volume। इसका मतलब ये, अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल दोनों की प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट के, that will remain same। This is very famous equation while solving this relationship, because you will find most of the questions that can be solved using this equation। so यह equation आपको पता होनी चाहिए कि क्या है ये इक्वेशन, प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। Now we move to the second part of this relationship, that is the graphical analysis, ठीक है ना। graphical analysis में हम क्या कर रहे होते हैं, हमें graphical analysis से उस जो
जो भी क्वांटिटी जिसको हम कंपेयर करें उनका हमें ट्रेंड पता चलता है कि अगर ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप किस तरह का है, इज इट अ लीनियर और इट इज़ अ नॉन लीनियर, उसमें वेरिएशन जो आ रही है वो कांस्टेंट रेट के साथ आ रही है या फिर वेरिएबल रेट के साथ आ रही है, तो ये हमें पता चलेगा फ्रॉम द ग्राफिकल एनालिसिस. सो इफ वी plot a graph versus P versus V means के pressure versus volume. So first thing is that there is a inverse relationship, so there will be a decreasing slope. ठीक है. दूसरी बात ये कि इनके दरमियान जो रिलेशन होता है प्रेशर वॉल्यूम, दैट इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये, अगर एक क्वांटिटी मीन्स के वो दोनों क्वांटिटीज में जो चेंज आएगा वो फिक्स्ड अमाउंट के साथ नहीं होगा. इट माइट बी पॉसिबल कि एट सम काइंड वैल्यू ऑफ प्रेशर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कुछ और हो, उसके बाद जो प्रेशर को अगर हम चेंज करें तो उसमें वॉल्यूम में जो वेरिएशन आ रही है वो पहले से डिफरेंट होनी चाहिए होगी. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. सो प्रैक्टिकली जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं दे आर हैविंग अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है. लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमने अब देखें नॉन लीनियर रिलेशनशिप से हम सिर्फ वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे ग्राफ में अवेलेबल है. अगर कोई ऐसी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल जो लास्ट वैल्यू ऑफ द प्रेशर है, लेट्स से दिस इज 100 पास्कल, तो 100 पास्कल के अब पास्कल पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम. बट अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाती है 100 पास्कल से, so you cannot predict that what will be the value of the volume because there is a curve, there is a non-linear relationship. तो non-linear relationship से आप next value को predict नहीं कर सकते. So for that purpose हम ये करते हैं कि हम because sometimes हमें value next value को predict करना होता है, so you must require a linear relationship graph. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हम कुछ assumption कर लेते हैं. हम ये assume कर लेते हैं कि जो हमारे 1/v था इसको हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल के साथ. लेट्स से हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें, आप इसको वेरिएबल एक्स कह लें, वाई कह लें, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है ना. सो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये 1/v ए के इक्वल है, सो जो रिलेशन हमने डेवलप किया था अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप p विल बी प्रोपोर्शनल टू a. मीन्स क्या, बिकॉज 1/v था यहाँ पे, तो 1/v की जगह पे a आ गया. सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सो दिस इक्वेशन या दिस रिलेशनशिप इज सेइंग दैट pressure is directly proportional to this variable. और ये क्या चीज़ है, दिस इज 1/v मीन्स के दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम. तो इट मीन्स कि अगर हम वॉल्यूम के बजाय वॉल्यूम का रेसिप्रोकल ले लें तो उस रेसिप्रोकल के साथ प्रेशर का जो रिलेशनशिप है दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो इट विल लुक लाइक दिस, मीन्स के प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम. सो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. और ये थ्योरेटिकल रिलेशनशिप है, सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इट्स विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप. तो अगर ये लीनियर रिलेशनशिप आ गया, नाउ वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू, मतलब जो भी प्रेशर की वैल्यू कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, सो जस्ट रिकॉल फ्रॉम द व्हेन वी डिस्कस द ग्राफिकल एनालिसिस. तो अगर एक लीनियर रिलेशनशिप है तो आप उस लीनियर रिलेशनशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो एक्सटेंशन से आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू. मीन्स कि आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप प्रेशर 100 किलो पास्कल से इंक्रीज करते थे तो क्या होगी वैल्यू फॉर द वॉल्यूम. सो जस्ट एक्सटेंड द ग्राफ, जो भी 1/v की वैल्यू आ रही है उसको आप रेसिप्रोकल कर दें तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, इस तरह हम यूज करते हैं इस ग्राफ को. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. सो अगेन अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप फाइंड करें तो वी मस्ट कीप द प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट करना है. सो अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना चाहें तो जस्ट कंसीडर के यू अगेन जस्ट टेक अ गैस इन अ कंटेनर. सो डेफिनेटली देयर विल बी सम टेम्परेचर एट दैट टाइम. सो रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर इज T1 और उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर लें V1 के साथ. अब ये जो पिस्टन है दैट विल डिपेंड ऑन द प्रेशर. सो देखें अब क्या होगा जब आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग द हीट. सो देखें अभी हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस स्लाइड्स कि देखें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो दीज मॉलिक्यूल्स विल गेन द काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी जब गेन करेंगे तो दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. तो ये फास्टर मूव करने का मतलब ये जो इनकी कंटेनर की वॉल्स हैं या जो पिस्टन है इनके ऊपर ये ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करना स्टार्ट करेंगे, इनकी जो कोलिजन्स होंगी वो फास्टर हो जाएंगी. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो पिस्टन है इट विल स्टार्ट
मूविंग स्लाइटली अपवर्ड, ठीक है ना, बिकॉज प्रेशर को आप चेंज कर ही नहीं रहे, इस पिस्टन को आप छेड़ ही नहीं रहे, तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये प्रेशर जो है, बिकॉज ये जो पिस्टन है, अब ये पिस्टन अपवर्ड मूव करने लगेगा। तो जब ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें ऑन द चेंज इन द वॉल्यूम, सो यू कैन सी कि देखें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो गैस का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें, सो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका रिलेशनशिप। अब हम आते हैं अगेन फॉर द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब देखिए ये रिलेशनशिप ये इंडिकेट कर रहा है, आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री कर देते हैं, 0 डिग्री लेट से अगर आप टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में मेजर करें, सो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप वॉल्यूम भी तो 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम को 0 कर दें। दैट मीन्स कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप, या फिर इस रिलेशनशिप की कोई लिमिटेशन हो सकती है। सो अब हम देखते हैं वो क्या होगी, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस थिंग कि देखें थ्योरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि आप टेम्परेचर को 0 करते हैं तो वॉल्यूम वहाँ पर 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। बट प्रैक्टिकली कभी भी किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम का आप 0 नहीं कर सकते। वॉल्यूम 0 होने का मतलब है सब्सटेंस है ही नहीं, बिकॉज जस्ट रिकॉल एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जब हमने मैटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर के पास मास भी होना चाहिए और उसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, इट मीन्स कि उसके पास वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो मैटर ही नहीं रहेगा, तो आप मैटर ना रहने का मतलब ही आपने उसको खत्म कर दिया। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी मैटर को बिल्कुल ही खत्म कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आप उसमें वेरिएशन तो ला सकते हैं लेकिन कंप्लीटली मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं, कंप्लीटली खत्म उसको नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स के ये जो रिलेशनशिप है इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन ये, अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं, सो एट दिस टेम्परेचर देयर मस्ट बी सम वॉल्यूम, इट विल नॉट बी 0, ठीक है। नाउ ये तो हमें पता चल गया प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होगा, बट इज इट पॉसिबल, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, इज इट पॉसिबल कि टेम्परेचर की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये वॉल्यूम 0 हो जाए। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लीनियर ग्राफ, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यूज की। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्लोप आ रहा है हम इस स्लोप को एक्सटेंड करेंगे। तो जब हम इस स्लोप को एक्सटेंड करेंगे तो ये वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये, अगर ये हम फाइंड आउट करना चाहें ये वॉल्यूम कहाँ पर जाके 0 होगा, सो दैट temperature is -273, means this is the temperature at which we can make the volume 0. but again ये टेम्परेचर ऑब्टेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना लो टेम्परेचर प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगर ये टेम्परेचर ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स के वॉल्यूम भी 0 करना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। बट थ्योरेटिकली अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि कहाँ पर जाके वॉल्यूम 0 होगा, सो दैट विल बिकम एट 0 इफ वी आर टेकिंग द टेम्परेचर अप टू -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो अब आप देखें, अगर हम ये ग्राफ कंसीडर करें या टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करें, तो जो हमारा रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली इस पर एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या है रिलेशनशिप, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करके 0 पे ले आए तो वॉल्यूम मस्ट ऑल्सो बी 0। सो फॉर दैट पर्पस अगर ये हम फाइंड आउट करना चाहें कि इज देयर एनी कंडीशन जहाँ पर ये रिलेशन बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई हो जाए, सो फॉर दैट पर्पस आप यू जस्ट रिकॉल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी आर डिफरेंट स्केल्स। सो देयर इज वन स्केल विच इज कॉल्ड अ केल्विन स्केल। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टू नोट हियर इज दैट ये जो केल्विन स्केल होता है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्केल। कभी भी टेम्परेचर प्रैक्टिकली केल्विन में मेजर नहीं होता, या तो वो सेल्सियस में होगा या फिर फ़ारेनहाइट में होता है। सो सेल्सियस इज अ प्रैक्टिकल स्केल, लेकिन ये जो केल्विन स्केल होता है दिस इज अ थ्योरेटिकल स्केल। सो क्यों है थ्योरेटिकल स्केल या किस तरह है थ्योरेटिकल स्केल, तो देखें
अगर ये जो रिलेशनशिप जो हमने डेवलप किया है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड, तो ये रिलेशनशिप इस टेम्परेचर पर केल्विन स्केल पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि देखें जहां पर 0 केल्विन है वहां पर वॉल्यूम भी 0 हो रहा है। सो अगेन बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल ग्राफ, तो थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि आप टेम्परेचर को 0 कर दें तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली दिस नॉट पॉसिबल। सो दैट मीन्स के ये जो ग्राफ है या ये जो टेम्परेचर है, दिस इज एब्सोल्युटली applying, yeah, absolutely defining the relationship which we have discussed. So that's why sometimes this temperature या ये जो Kelvin scale होता है, this is called an absolute scale. इसको हम absolute scale इसलिए कहते हैं कि ये जो relationship है ये इस scale पे बिल्कुल perfectly apply हो रहा है, ठीक है ना। सो नाउ अब अगर आप कंपेयर करें इस दोनों स्केल को, तो देखें सेल्सियस में वॉल्यूम 0 कहाँ पर हो रहा है, -273 पे, और केल्विन स्केल में ये 0 वॉल्यूम हो रहा है 0 डिग्री केल्विन पे। तो ये -273 और 0 दे आर द सेम। मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं तो जहाँ पर 0 डिग्री होगा वही सेम टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा सेल्सियस स्केल में -273 को, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो और ये जो वैल्यूज होती है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। क्यों कह रहे हैं एब्सोल्यूट 0? बिकॉज this is the value of temperature at which we can make the volume 0 as well, ठीक है। बट अगेन दिस इज जस्ट ए थियोरेटिकल थिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली आप टेम्परेचर को या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को आप कभी 0 नहीं कर सकते, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट रिलेशनशिप, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। सो अगेन अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कंपेयर करें तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अब ये हम किस तरह करेंगे? सो लेट्स कंसीडर कि आपने एक कंटेनर ले लिया, उसमें आपने गैस फिल कर दी और इस कंटेनर को आपने इमर्ज कर दिया वाटर में, और वाटर को आपने प्लेस कर दिया, मीन्स के वाटर कंटेनर को आपने प्लेस कर दिया एक हीटिंग ऑब्जेक्ट पे, हॉट हीटिंग प्लेट पे, जिससे आप टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं। तो देखें इनिशियली जब ये हॉट प्लेट ऑफ होगी तो इट मीन्स के जो उसकी नॉर्मल प्रेशर होगा वही होगा और वॉल्यूम में या टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो इट मीन्स के इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेम्परेचर विल अफेक्ट द लिक्विड। ये जो वाटर है इसको अफेक्ट करेगा। वाटर को क्या अफेक्ट करेगा? इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो गैस कंटेनर दिस इज इमर्ज्ड इनटू द वाटर, दिस इज तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीटअप होना स्टार्ट होंगे। तो जब ये हीटअप होंगे तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है या गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट चेंजिंग बिकॉज कंटेनर तो फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम चेंज ना होने का रिजल्ट ये होगा कि मॉलिक्यूल्स की फास्टर स्पीड की वजह से उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स विद दीज वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वो पहले अगर लेट से एक एट एन एवरेज अगर वो 1 मिनट के अंदर 100 कोलिजन्स हो रही थी, नाउ बिकॉज देयर स्पीड्स आर फास्टर, सो उसी 1 मिनट के अंदर उनकी नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होने का मतलब ये वो जो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो आपने ये ऑब्जर्व किया प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इफ़ यू कीप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज होती रहेंगी और उनकी जो मूवमेंट है फास्टर होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होती रहेंगी। दैट मीन्स के अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करें बिटवीन pressure and temperature, so again we can say that they both are directly related. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके ग्राफ्स पे। अब देखिए इसके जो ग्राफ होंगे दे आर एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर रिलेशनशिप। देखें अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड। दैट मीन्स कि जहाँ पर टेम्परेचर 0 होना चाहिए वहाँ पर प्रेशर को भी 0 होना चाहिए। बट अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर गैस के थोड़े से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर, तो आप प्रेशर को 0 नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेशर 0 करने का मतलब ही आप गैस के मास को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो मास को ख़त्म नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि आप प्रेशर को भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि टेम्परेचर 0 पर प्रेशर भी 0 हो जाए। बट अगेन आप ये फाइंड आउट करना चाहिए कहाँ पर होगा, सो दैट अगेन विल अप्लाई द सेम मेथड जिस तरह हमने प्रीवियस केस में देखा था कि अगर आप टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं सो वहाँ पर जाके ये प्रेशर 0 हो सकता है।
सो अगेन हम इसको कंपेयर करें केल्विन स्केल से, तो केल्विन स्केल में अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री कर देते हैं तो 0 केल्विन पे प्रेशर कैन ऑल्सो बी 0. नाउ यू मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाई दिस केल्विन इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्केल, बिकॉज इस पे देखें सारे जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं. प्रेशर वॉल्यूम या सॉरी प्रेशर टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इस स्केल पर परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्केल. ठीक है. So this is all about this lecture. I hope concepts are clear. If you still have any question, you can ask, or if you have any query related to any topic, you can ask on my WhatsApp or my email. Allah Hafiz. Have a nice day.